अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अल्लाह ने कहा है ना कि ही इज़ द बेस्ट प्लानर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सबसे बड़ा प्लानर वो है, सबसे अच्छा प्लानर वो है। कुछ लोगों ने इमरान खान के ऊपर, आपको याद होगा, रेड लाइन लगाई थी कि हमने तुम्हारे पे रेड लाइन लगा दी है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ही मतलब है कि रऊनत के साथ ये कहा था कि जी हमने रेड लाइन लगा दी। और आपको ये भी याद होगा, मंसूर अली खान का जो प्रोग्राम था, उसमें उनकी बकौल उनके एक इदारे के साथ जब मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा था जी कि हमें इमरान नज़र नहीं आ रहा, हमें इलेक्शन के बाद इमरान नज़र नहीं आ रहा, और उसकी पार्टी भी नज़र नहीं आ रही। तो ये ज़रा देख लें कि जो दायरे लगाने वाले, रेड रेड लाइन लगाने वाले और नज़र ना आने वाले, उनके साथ अब क्या हुआ है। और इस तरीके से पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर ग्रीन लाइन लगाई है। और जिस तरह नवाज शरीफ कह रहे थे ना कि आई लव यू टू, ये नहीं, इन्होंने सही वाला आई लव यू टू किया है इमरान खान के साथ। और आज इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक सियासी फैक्टर जो है वो बन के उभरा है, जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। और इंटरनेशनल मीडिया में उसके अलावा जो इंटरनेशनल शख्सियात हैं, सेनेटर्स हैं, मैं अभी ऑस्ट्रेलियन सेनेटर के ट्वीट्स देख रहा था, इसी तरह अमेरिका की कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जो हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जो इन्होंने तमाशा लगाया है उस दिन 8 फरवरी वाले दिन, और उसका फिर 9 फरवरी वाले दिन जो इन्होंने तमाशा किया है, ये 9 मई से भी बड़ा इन्होंने तमाशा किया। तो ये जो सूरत हाल, इसका ज़रा तजिया करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शोएब मरगू साहब, सीनियर सहाफ़ी लाहौर से, हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने आपको बड़ा मिस किया इलेक्शन की कैंपेन में और इलेक्शन की ट्रांसमिशन में, लेकिन आप मसरूफ़ थे। लेकिन जी, अच्छा, एक चीज़ शुरू में मैं ज़रा एक आपको ट्वीट दिखाता हूँ, उस पे बात करते हैं, फिर हम ज़रा दूसरे इश्यूज़ पे आते हैं। ये बांग्लादेशी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि टुडे यू अंडरस्टैंड व्हाई शेख मुजीबुर रहमान कुडन्ट फॉर्म अ गवर्नमेंट डिस्पाइट हैविंग 160 सीट्स, and how Zulfikar Ali Bhutto became Pakistan's prime minister with only 81 seats. Now you understand the history behind the creation of Bangladesh. From 7th December 1970 to 8th February 2024, nothing has changed in Pakistan. ये क्या क्या उन्होंने बड़े ही लतीफ़ अंदाज़ से हमें, मेरा ख़्याल है, तमाचा लगाया हमारे मुँह पे, और उन्होंने हमें बताया है कि आप लोगों को ज़रा भर भी एहसास नहीं है, और 50-55 साल गुज़र जाने के बाद भी आपने कोई एक रमक बराबर भी कोई चीज़ आपने सीखी नहीं है। आज भी आप वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आप 71 में खड़े हुए थे। इसको किस तरह देख रहे हैं जी आप शोएब भाई? शुक्रिया। जी, बिल्कुल देखें, मैं तो बल्कि पहला आदमी था शायद जो ये कह रहा था कि अगर नताइज तस्लीम ना किए गए तो खुदा न खास्ता मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ना करे, हुँ, लेकिन हो सकते हैं। और यही बात सायरा बानो ने भी की है, जो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम ओपन वीडियो जारी की है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मैंडेट नहीं मानेंगे तो होगा। और यही बात मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने केपीके में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उनके अपोनेंट जीते उनके गुस्ताख साथ एक सबके। प्रेस हुँ, कॉन्फ्रेंस की है। और हुँ, उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर मैंडेट को तस्लीम ना किया गया तो 71 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो थप्पड़ मारा है वो हमें कबूल है, क्योंकि हम गलती पर हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही उनकी बात। बात सही है और हमने कोई सबक नहीं अच्छा, सीखा। जी। अच्छा, एक चीज़ जो जी आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी, और फिर अभी जब रिज़ल्ट्स आए हैं तो देखें, ये जो टैली है, ये पीटीआई कह रही है जी कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके पास जो सीटें बनती हैं वो 180 हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि ये 180 सीटों वालों को इन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया, और उनको कहा जी कि नहीं, आपके तो ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट्स ऐसे बदले हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों के अंदर ज़रा बराबर भी एक थोड़ी-सी शर्म, हया, बकौल उसके ख़ाजा से के जिसके अंदर खुद नहीं है, और उसने अपने मुकाबिल जो उनकी वालिदा हैं उस्मान डार की, कैसे उनको हरवाया है, कैसे इसी तरह बाकी रिज़ल्ट्स आए हैं। ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, इसको आप किस तरह देख रहे थे इलेक्शन के दौरान? जी। देखिए, ये पार्ट एंड पार्सल था इलेक्शन के जो सारे इन्होंने मैनेजमेंट की हुई थी ना, उसका ये एक पार्ट था कि हम इलेक्शन से पहले ये करेंगे, इलेक्शन के बाद हमारा ये स्टेप्स होंगे कि ताकि अगर जीत भी गए तो। अभी देखिए, जो हुँ, फॉर्म 45 और 47 का डिफरेंस आ रहा है, उस पे दुनिया के सारे जो इवन रियाज़ीदान और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो भी परेशान हैं। पीटीआई के अगर 1 और 1 बने तो वो 0 हो गए, इनके अगर 1 और 1 बने तो 111 हो गए, ट्रिपल 1 हो गए। आप तो जानते हैं ना कि 1 और 1 और 1 ट्रिपल 1 हो जाता है इनका।
तो ये अपनी जो इस तरीके से जीत रहे हैं, वो इनको खुद भी शर्मिंदा होना चाहिए। यही बात मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और यही बात सुना है कि एक और एमपीए ने भी की जिसने कहा कि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। तो ये इसका अंदाज़ा था कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है और अपना इनमें रीढ़ नहीं है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिनको आरूस बनाया गया है, जो कादी फ़ायद ईसा साहब के बड़े महबूब आरूस थे और जिनकी वजह से काफ़ी सुनना पड़ गया था उस वकील को, जिसको उन्होंने कहा कि वो है कौन और अवाम ने बताया कि वो एमएनए है मियाँ वाली से, उमैर नियाज़ी जो हैं। तो हाँ, ये हाँ। उन्होंने मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट को भी जाना चाहिए कि जिससे आपने पूछा है वो हैं कौन? वो साढ़े 4-5 लाख लोगों के नुमाइंदा हैं। तो ये मुझे बिल्कुल बेशक। अंदाज़ा था कि इंडिपेंडेंस के साथ ये होगा, फॉर्म 45, हुँ, 47 के साथ ये होगा और इनकी हुँ, सीट्स जो है वो 160 देखें अगर हम इसमें से वो इंडिपेंडेंट निकाल दें जो 12-13 असल इंडिपेंडेंट्स हैं, तब भी इनकी सीट शेख मुजीब की सीटों से ज़्यादा बन जाती हैं जो 160 थी। हुँ। और शेख मुजीब अगर सही बात। 160 पे नहीं ले सके तो ये 162, 63, 64 पे जो है ना ये स्ट्रगल तो कर रहे हैं। और इनका हुँ, ज़्यादा जो ध्यान है वो जिसको कहते हैं ना वो इसी तरफ है कि किसी तरीके से हम जो हमारी ये सीटें इनको कंसोलिडेट कर सकें और अपने हुँ, इंडिपेंडेंट को बचाकर और एक अपना जिसको कहते हैं ना एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम मतलब इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी एक फ्रेंडली हुँ, माहौल बना के हम आगे बढ़ सकें। जिसमें गौहर खान साहब ने भी कहा कि हम सबके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। हुँ। सिग्नल दिया है लेकिन ठीक। सिग्नल एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, वो आपको पता हाँ, है आगे हाँ। के साथ क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ और वो ये है कि आपको मालूम ही है इस वक़्त जो इंटरनेशनल जो क्वार्टर्स हैं, उधर से शदीद किस्म की तनकीद आ रही है और हम देख रहे हैं कि हर तरफ से अमेरिका हो, ईयू हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी तमाम जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो सब के सामने इनका जो भांडा है वो फूट गया है और उनको पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से धांधली की है, बल्कि धांधला किया है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है, वो सीखपा हो रहा है। मैं अगर आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें मुझे, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने कैसा झूठ-झूठ बोले हैं और ज़बरदस्त किस्म के झूठ बोलने पे इनको शर्म भी नहीं आती कि ये पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस है। इनको कम से कम थोड़ा झूठ बोलना चाहिए। कहते हैं जी कि वी हैव टेकन नोट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज़ and organizations on the general elections held in Pakistan on February 8, 2024. We are surprised by the negative tone of some of these statements. अब जरा गौर कीजिएगा, नेगेटिव टोन which neither take into account the complexity of the electoral process nor acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by tens of millions of Pakistanis. अगर अंदाजा लगाएं, फ्री एंड एंथुजियास्टिक एक्सरसाइज ये फ्री थी, जरा देखिएगा। अच्छा, फिर कहते हैं these statements ignore the undeniable fact that Pakistan has held general elections peacefully, तो एक और झूठ सुने, and successfully while dealing with serious security threats resulting primarily from foreign sponsored terrorism. अच्छा, आगे कहते हैं some statements are not even factual. There was no nationwide internet shutdown. ये झूठ नंबर 6, ठीक है जी। There are no nationwide shutdowns. Only mobile services were suspended for the day to avoid terrorist incidents on the polling day. The election exercise has demonstrated that the concerns of many commentators were misplaced. Pakistan held the elections as part of its commitment to building a stable and democratic society. जरा एक और झूठ कि building a stable or democratic society. While we value constructive advice from our friends, making negative commentary even before the completion of electoral process is neither constructive nor objective. आखिरी पैराग्राफ बड़ी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं भी, आप भी कर रहे हैं, मुझे पता है। Pakistan will continue to work towards building a vibrant democratic polity. Every election and peaceful transition of power brings us closer to the goal. We do this not on account of the concerns expressed by others, but because that is the aspirations of our people and the vision of our founding fathers. माशाल्लाह, यानी क्या मजाक है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सोहेब भाई, प्लीज। देखिए, मैं तो फ़ॉरेन ऑफ़िस का स्टेटमेंट हो या अपना एक हसास इदारे के डीजी का स्टेटमेंट हो या किसी और का स्टेटमेंट हो, इसको मैं कोई वज़न नहीं देता क्योंकि मेरे नज़दीक इसमें जान कोई नहीं है। ये एक्चुअली रिफ्यूट कर रहे हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट के बयान को, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट के बयान को और डेविड कैमरॉन के बयान को, जिनके पीछे पूरी एक इदारे हैं जिन्होंने उनको बताया है। डेविड कैमरॉन ने कोई हवा में तो बात नहीं की होगी, अमेरिकन हाँ, और हाँ, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज ने जब बात की तो उन्होंने हवा में तो नहीं की होगी। उनके पीछे पूरा एक परसेप्शन होता है। देखें जब बीबीसी ने फ़िल्म बनाई मूदी पे तो उसके उस वक़्त के जो
अपना ब्रिटेन के स्टेट मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफ़ाई की थी कि इस चीज़ हमारे नज़दीक गुजरात में कार्नेज हुआ है। उन्होंने भी जी, जो उस वक़्त थे वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने सेकंड किया था बीबीसी की रिपोर्ट को। तो उसी तरीके से जो इस वक़्त डेविड कैमरॉन ने कहा है जो पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो एक-एक चीज़ उनको पता है कि मैं क्यों हवा में तो बयान नहीं दे रहा। अब हुँ, दफ्तर ख़ारिजा के बयान के बाद जब ये लोग वहाँ जाके बात करेंगे कि किस मुँह से बात करेंगे, देखें जो भी हमारे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे वो पीडीएम के कोई भी हों, तो वो जब डेविड कैमरॉन के सामने जाके बैठेंगे तो उनके ज़हन में तो ये होगा कि मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में इलेक्शन को चुरा के आया है। और हाँ, इनके ज़हन बिल्कुल। में ये होगा कि मैं एक ऐसे आदमी से मुख़ातिब हूँ जिसने हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस पे उँगलियाँ उठाई हैं। शकूक व बिल्कुल। शुबहात के साथ किया है। अब ये दफ्तर ख़ारिजा का बयान कोई इतना तो नहीं है कि उसको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट कर सके, उसको कोई 9 के करीब मेरा ख़्याल है अमेरिकन कांग्रेसमैन और कांग्रेस वीमेन है, हाँ, जिन्होंने ये हाँ, स्टेटमेंट्स दिए हैं, 9 के करीब है, जिसमें वो है जो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर हम हाँ, दफ्तर ख़ारिजा के बयान को सामने रखें तो इट मीन्स कि हमने अपने अमेरिका में उन हामियों को खो दिया है, कल-परसों में हुँ, उन हामियों को खो दिया है जो एंटी इंडिया हैं या किसी और में हाँ, हमारे मामलात को पाकिस्तान की सपोर्ट करते हमारे हैं। मसाइल हुँ, को उठाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो हुँ, इट मीन्स कि दफ्तर ख़ारिजा को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो अमेरिका को साथ मिलाना चाहते हैं या उनको दूर करना चाहते हैं और ये साइफ़र से बड़ा क्राइम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब हमारे जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइप सिविल जज टाइप थे, जो ये समझ रहे थे कि साइफ़र से मुल्क के फ़ॉरेन ऑफ़िस क और फ़ॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचा है, तो दफ्तर ख़ारिजा का ये स्टेटमेंट उससे भी ज़्यादा ज़हरीला है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को पहुँच गया और जिसका कोई तदारुक नहीं हो सकता। और जी। मुझे तो ये भी ऐसा भी लगता है कि शायद ये दफ्तर ख़ारिजा ने सिर्फ़ अपनी वेबसाइट पे लगाया है, ये बेसिकली हो सकता है कि उनका अपना बयान ना ही हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो अब पूरी सूरत-हाल देखी है आपने, इसमें आज ही मुझे कुछ शख़्स बता रहे थे कि अब आपको पता चल जाना चाहिए था कि क्यों ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी, क्यों उनके ऊपर रेज़िस्टेंस इतनी आ रही थी? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि इसमें चौकीदार का जो रोल था, वो ख़त्म हो जाना था। डू यू एग्री विथ दिस? जी, हमारे जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट है कि ईवीएम अगर होती तो 5 मिनट के अंदर डाटा सारा हर हुँ, आदमी के पास होता, जो-जो कंसर्न्ड कैंडिडेट्स हैं और कंसर्न्ड पोलिंग एजेंट्स हैं, 5 मिनट के अंदर। और ईवीएम की इसीलिए मुखालफत की गई थी कि इन्होंने तो 24 घंटे भी नहीं बल्कि 72 घंटे और 105 घंटे के अंदर देना था। तो ये हुँ, इनको पता था कि हमारा फ्यूचर ईवीएम में नहीं है। अभी मैं ये आपको अर्ज़ कर दूँ कि मैं जब वोट डालने गया तो मैं वहाँ गिरफ्तार होते-होते बच गया और तकरीबन थोड़ा-सा गिरफ्तार भी हो गया था। तो मैंने अच्छा। तो अब देखें कि मैं जब डालने गया तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास ब्लॉक नंबर 401 तो है, लेकिन उसमें माजिद शफीक नामी आदमी जिसका वोट उस घराने और उस सीरियल नंबर पर मौजूद है जो आप बता रहे हैं। हुँ, अच्छा, मैंने उनको कहा कि ये तो मेरा है। अच्छा, ब्लॉक नंबर 401 के मेरा ख़्याल है कि जो लेडी मैकलेगन है, गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पे 2 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और दूसरे का किसी को हुँ, पता ही नहीं था। वो एक्चुअली घोस्ट था, जो बाद में डिस्कवर हुँ, हुआ। तो वोटिंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो वोट 50% के करीब पंजाब में ज़ाहिर किया गया है, वो मेरा ख़्याल है कि ऐसे घोस्ट पोलिंग स्टेशन से निकले हैं। आपने ऐसी हुँ, वीडियोज़ बेताक़ा देखी होंगी जिसमें पोलिंग एजेंट्स ने रातों-रात वोट डाले हुए थे। मैं आपको बताऊँ कि एक ओकाड़ा में एक कैंडिडेट थे जिनके मेरे दोस्त ने उनकी नौकरानी ने बताया कि मैं वोट डाल कर आ रही हूँ 7 फरवरी को। उन्होंने कहा हुँ। कि पोलिंग तो कम है, उसने कहा नहीं-नहीं फलाने पोलिंग स्टेशन पे आज वोटिंग हो रही है। अभी मैं ओए आपको होए! अब ये अर्ज़ करूँ कि जो वीडियो हुँ, वो अपना एक चैनल ने की दिखाई है सोशल मीडिया पर, प्राइवेट चैनल ने, वो उसमें ये चैनल भी यूट्यूब चैनल ने, उसने यही दिखाया है कि कुछ जो इलेक्टोरल प्रोसेस से लोग थे सरकारी मुलाज़िमीन मुलविस, वो ये बातें कर रहे हैं कि हमने तो दे दिए हुए थे, हमने तो ये कर दिया हुआ था, हमारे तो बैलेट बॉक्सेस में रात ही को पड़ गए थे। वो कह रहा अच्छा सूबाई के भी थे कि मरकज़ के थे, उन्होंने नहीं सर दोनों के थे, सूबाई फलाने के थे। अब उनको ये हुँ, कन्फ्यूज़न था कि असेंबली के नीचे 2 सूबाई हलके हैं। हर आदमी ने हुँ, 2 वोट डालने तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मैंने 130 के नीचे 173 मेरे में फ़ॉल कर रहे हैं तो कोई मुझसे 172 में तो वोट नहीं पड़वा लिया। तो ये हुँ, मतलब उनके डिस्कशन से नतीजा निकल रहा था कि नहीं आपने सूबाई हल्का तो सही चुना ना, तो वो कहता कि हाँ, हमने सब देख लिया था। वो पूछ रहे कौन थे? तो ये कहीं 7 फरवरी को पोलिंग हुई, कहीं 8 फरवरी को और बकौल हामिद मीर मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा वोट 8 फरवरी से ज़्यादा 9 फरवरी को पड़े। और मैं आपको अंदाज़ा बताऊँ कि लगाएँ। ये जो मैथमेटिशियंस यहाँ पे है ना, उस पे मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त 3-4 लोग कब्रों में बहुत तकलीफ़ में होंगे।
बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगे। एक का नाम है आर्चिमिडस जिसको मैथमेटिशियन कहा जाता है और बानी हुँ, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो वो हुँ, बेचारा परेशान हो रहा होगा, करवटें बदल रहे होंगे, उनकी रूह जो भी है उसको सुकून नहीं होगा कि ये क्या कौन-सी रियाज़ी है जो पाकिस्तान में चली है। इसी हुँ, तरीके से अल-ख़वाज़मी जो मुस्लिम मैथमेटिक्स अलजेब्रा के बानी हुँ, माने जाते हैं, वो भी उनकी भी रूह तड़प रही होगी कि ये परेशान हो गए। कौन-सा हुँ, मैथ और कौन-सा जमा तफ़रीक हुई है, जो पाकिस्तान में आरओज़ ने कर दी है और जिसको सपोर्ट हासिल है हमारे मोअज़्ज़िज़ काज़ी फ़ायज़ साहब की। तो हाँ, मैं उनके हाँ, इन्फ़रादी हैसियत से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इन्फ़रादी रोल से पे बात कर सकते हैं। तो काज़ी हाँ, साहब का जो बिल्कुल। इन्फ़रादी रोल था, ये उनका इन्फ़रादी रोल था ना कि उन्होंने एक प्ली ली, हाँ, आर-ओ's उसपे को दें। उन्होंने कहा नहीं आरओज़ करेंगे, लीगल बाइंडिंग हाँ, नहीं थी। जब वो ये हुँ, कह रहे हैं कि आरओज़ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में होंगे, तो इसके पीछे कोई लीगल फ्रेम नहीं है कि किस कानून के तहत या किस हुँ, इलेक्टोरल एक्ट के तहत या किस कॉन्स्टिट्यूशनल शिक के तहत, आर्टिकल के तहत वो ये हुँ, फैसला दे रहे हैं। क्योंकि ये एक हाँ, उनका पर्सनल मैटर था जो उन्होंने इसमें कानून में लाके तो क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा तो ये कानून बन गया। तो इसके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। तो ये वहाँ पे मतलब जो बड़े-बड़े जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अपना जिन्होंने मतलब बानी है, जिनको मॉडर्न डेमोक्रेसी का बानी कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन, वो भी मेरा ख़्याल है परेशान होंगे कि पाकिस्तान में कौन-सी जमहूरियत कायम हो रही है। बल्कि अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो अपना शुरफ़ा की डेमोक्रेसी के बानी थे एरिस्टोटल, वो भी मतलब ऊपर आलम है बाला में सोच रहे होंगे कि ये कौन-सी शुरफ़ा की जमहूरियत है जिसमें शुरफ़ा भी माइनस हो गया है और सिर्फ़ अरे जी, अपना डंडोसा मतलब सिर्फ़ जो एक डंडा है वही वैलिड हो हुँ, गया है कि इधर डीपीओ को मारा, उधर आरपीओ को लेकिन मारा, उधर लेकिन एडिशनल शोएब भाई चीफ को इसमें मारा, उधर इसमें ये जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह ये डेवलप हुई है और जिसमें हमने देखा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बेसिकली सपोज़िडली तो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं ना, लेकिन अगर ये एक वोट की अमानत में ख़यानत करते हैं, तो फिर उसके लिहाज से तो इनके ऊपर तो सज़ाएँ भी हो सकती हैं। पीपीसी के जो सेक्शन 4 और 9 है, वो बड़े साफ़ तरीके से कहता है कि इनको 10 साल कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं बाद में? देखिए, जहाँ हम मुतनाज़ा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, वो तकरीबन कोई 170 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, ठीक है? हाँ, पाकिस्तान के कोई 170 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ इलेक्शन हुए हैं। और अगर हम उसमें से केपीके को निकाल दें, 38 डिस्ट्रिक्ट्स केपीके के हैं शायद, तो उनको निकाल दें तो वो तकरीबन कोई 130-35 के करीब थे जहाँ पे ये हुआ, क्योंकि 5-7 केपीके में भी थे जहाँ पे ये गन खुला। तो उनमें हुँ, से सिर्फ एक लाहौर के में एक थे रिटर्निंग ऑफिसर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, जो खड़े हो गए और उनको रातों-रात बीमार भी हो गए, हुँ, हॉस्पिटलाइज़ हो गए और फिर अपना उनकी जगह नया नॉमिनेट हो गया। हुँ, तो हालाँकि इलेक्शन प्रोसेस के बीच में किसी को नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफवर्ज़ी इलेक्शन के जो कवानीन है, उनकी वायलेशन होगी, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कर दी। अच्छा, हाँ, अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने मेहर बुखारी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो अपना एआरवाई ने बताया कि मेहर बुखारी साहब को बड़े इंपॉर्टेंट टेलीफ़ोन कॉल आई है और वो उठ के चली गई हैं और आके बताएँगी, हुँ, तो उन्होंने आके बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो गाड़ियाँ आरओज़ को लेने के लिए गई हुई थी, वो अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन की गाड़ियाँ जो आरओज़ को लेने गई हुई थी, वो वहीं पार्किंग में खड़ी हैं और आरओज़ हुँ, को सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिफाज़ती हिसार में ले लिया है और वो अब कहीं किसी महफूज़ मकाम पर बैलेट को हुँ, महफूज़ कर रहे हैं। तो बैलेट जो ओए महफूज़ होए! हो गए हैं, तो इनकी हिफाज़त के बारे में जो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा, जो अपना सायरा बानो ने कहा, वो हुँ, उन्होंने कहा कि अब हम आज़ाद हो गए हैं क्योंकि इदारे हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। तो ये है हाँ, सही बिल्कुल बात और और बिल्कुल रील में है, ये ब्यूरोक्रेसी जो आपने कहा ना कि बिल्कुल इन पे हुँ, हुँ, देखें, पाकिस्तान को तबाह किसी अनपढ़ आदमी ने नहीं किया, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने हुँ, किया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये पूरा एक निज़ाम जो इकोसिस्टम है। हुँ, देखें, लोग कह हाँ, रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला जो है वो कैंडिडेट से था, किसी एक अपोनेंट कैंडिडेट से नहीं, उसका मुकाबला पूरे एक इकोसिस्टम से था, कि जिसमें हुँ, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सारे इदारे, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कोई और हो, सेमी सिविल हो, कोई और हो, तो वो सारे के सारे एक तरफ खड़े हो गए थे। और उन सारे हुँ, इदारों ने एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कर दिया कि जिससे आवाज़ें ये उठ रही थी कि मुल्क में सिर्फ 2 जमातें, एक का नाम पीपल्स पार्टी है, दूसरे का नाम अपना मुस्लिम लीग नून है और ये 2 हुँ, जमातें मिलकर फ्यूचर की गवर्नमेंट फ्रेम करेंगी। लेकिन जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला भी एक निज़ाम बना रहा है और उसके भी कुछ कवानीन हैं जो इसी दुनिया में भी लोगों को जहन्नुम भी दिखाएँगे और जन्नत भी। तो अल्लाह बेशक, ताला ने जहन्नुम दिखा दी है उन लोगों को, अब उनको सोचना चाहिए कि हमें ऐसी जीत चाहिए या नहीं चाहिए। ये तो हाँ। सिर्फ़ उन लोगों ने सोचना है कि ऐसी जीत चाहिए नहीं नहीं चाहिए। अगर आप वैसे मेरे मैंने सुना पुराने है प्रोग्रामों
जी, गौर हाँ, करें तो हाँ, मैंने एक ब जुमला बस कि मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन के बाद वो सूरत-ए-हाल दबने वाली नहीं होगी जो लोग समझ रहे हैं। और इलेक्शन हुँ, के बाद एक उखाड़ पैदा होगा, एक chaos पैदा होगा और बहुत बुरी किस्म की हंग पार्लियामेंट आएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था मैंडेट बुरे तरीके से बिल्कुल, मुनक़सिम हाँ, हो जाएगा क्योंकि ये जो रिगिंग करेंगे, रिगिंग में हाँ, वो सारी चीज़ें उस तरीके से ये सारी सीटों को नहीं रोक सकेंगे। अभी आप हुँ, देखें कितनी भयानक बात हुई है कि कराची में जहाँ द 2-2 लाख वोटों से लोग जीतते रहे, असलम एक थे एमक्यूएम के कैंडिडेट, वो 2 लाख वोट लेके जीतते थे हमेशा और इस मर्तबा वहाँ पे 24% वोट कास्ट हुआ है। कोई मुझे ये राइट, बता दे कि कराची के लोग इस कदर जिसको कहते हैं सोए हुए हैं, उनको जमहूरियत से हाँ, दिलचस्पी नहीं है। ये एक्चुअली जो बैलेट को आग लगाई है जिन अफसरों ने बैलेट को हुँ, छुपाया है, जिन अफसरों ने बैलेट कम दिखाए हैं, 100 को 1 बनाया है या 0 बनाया है, उनकी पकड़ इस दुनिया में भी होगी और इस दुनिया से बाहर भी होगी। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे आज कराची का आपने ज़िक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि सुबह सवेरे वो चले गए वोट डालने के लिए और वो कह रहे थे कि वोट डालने के बाद हम लोग मुख्तलिफ शहर के इलाकों में गए और वहाँ पे हमने देखा कि हर जगह पे जो पीटीआई का कैंप है, वहाँ पे लोग भरे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे कैंप्स हैं, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। वहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं और कहते हैं घंटों तक हम देखते रहे कि कोई लोग ही नहीं आए उनके। वो लोग जो हैं वो कहीं और मसरूफ़ थे। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ अपना काम करना था वो करते रहे और जब रिज़ल्ट आना था उन्होंने आके डब्बे-शब्बे वहाँ पे रखे और जनाब कह दे जी कि बस हम जीत गए। अब ये एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन मुझे उन्होंने बताई कि वहाँ पे मीलों की तो एक सफ़ा स्कूल है कोई, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक वीडियो भी भेजी कि जिसमें मीलों के हिसाब से लाइनें लगी हुई थी लोगों की पीटीआई के लिए वोट द डालने वालों की। लेकिन जब एक्चुअल रिज़ल्ट आता है तो आप कह रहे हैं कि 24% और इस तरह के जो लोग हैं, मतलब ये तो दिस इज़ शेमफुल। मेरा ख़्याल है कि इनको वैसे ही एमक्यूएम को तो 17 जो सीटें पता नहीं इन्होंने कैसे दे दी हैं। अब ज़ाहिर है कि एक डिज़ाइन है ना उनका कि कैसे उनको अब यूटिलाइज़ करेंगे, आगे जाके उनका एक रोल बनाया जाएगा। अब वो ब्लैकमेलर्स होंगे, आपको पता ही है जैसे वो हमेशा करते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है और फिर देखें ये जो अभी हमने देखा कि इसको मज़ीद एक थोड़ी-सी एक मॉडिकम ऑफ जस्टिफिकेशन देने के लिए इन्होंने क्या किया कि साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को हरवा दिया, अमजद दस्ती जैसे मुखालिफिन को जितवा दिया और कहा जी कि देखें वो भी तो हारे हैं ना, तो इलेक्शन तो ठीक हुआ है। नहीं, देखें इन्होंने साद रफ़ीक को इसलिए हराया कि अगर आपको स्टेटमेंट उनकी याद हो तो वो आर्मी के बारे में बहुत सख्त बयान देते रहे हैं। अच्छा इसी हुँ, तरीके से मैंने शुरू में कहा कि वो सारे लोग हारेंगे जो कैंडिडेट बन रहे हैं पीएम के। नवाज़ शरीफ अच्छा। इसीलिए हरवाए गए थे, हारे भी थे और उनका रिज़ल्ट उन्होंने अपने तौर पे रोका है, रिटर्निंग ऑफ़िसर ने उनका शायद ऊपर से वो वाला नहीं था डायरेक्शन जो भी है। तो उन्होंने हुँ, अपने जो उनके पास अपने फॉर्म थे रिटर्निंग फॉर्म क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी जाली कर रही थी, जैसे कैलिब्री फॉन्ट उन्होंने बनाया मरियम साहिबा ने, उसी तरीके से उन्होंने हुँ, रिटर्निंग फॉर्म की फॉरें भी छपा ली होंगी। तो ये सारे कैंडिडेट गुलाम दस्तगीर भी एक केयरटेकर दौर में बने थे। अच्छा ख्वाजा आसिफ को उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी औकात ये है क्योंकि वो बहुत बोलते रहे। जब उन्होंने हुँ, ये देखा कि नेशनल असेंबली के अंदर वो मरवत को नहीं हरवा सके और उन्होंने डंडे के ज़ोर पे जिसको कहते हैं ना फॉर्म 47 ले लिया। तो हाँ, उन्होंने देखा कि बड़े ताकतवर लोग जो बहुत बहस कर सकते हैं और बहुत बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मुसीबत डाल सकते हैं नून को, तो फिर उन्होंने कुछ लोगों को सीटें देना शुरू कर दी जिनमें ख्वाजा आसिफ भी थे। उनका ख़्याल था कि मरवत को बैलेंस करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब, तो उन्होंने हुँ, बादिलाना ख़ास तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा हनीफ अब्बासी थे, इस तरह के लोग थे, इनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ उन लोगों को फारिग कर दिया। अच्छा, अमजद दस्ती का और उनका फ़र्क इतना ज़्यादा था कि वहाँ बैलेट जो है ये रोक भी नहीं सके, जैसे पंजाब में बैलेट तकरीबन नॉर्मल जो है ना वो 40 से हुँ, 50% 52% थोड़े से में बाकी 50% दिखाया है इन्होंने, क्योंकि बहुत से बैलेट हुँ, इन्होंने फेंक दिए ना फाड़ के, जला दिए जले हुए हाँ, बैलेट्स की हाँ, तस्वीरें हाँ, आ रही हैं। कैसरा इलाही के हल्के में जो जलाए गए हैं वो उनकी तस्वीरें आ रही हैं। हाँ, तो जब हाँ, इन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद भी हम रोक नहीं सके, तो फिर उनको जितवाना पड़ गया। जो हामिद हुँ, मीर साहब ने भी ये बात की कि दस्ती का जीतना जो वो दलील है। एक्चुअली इन्होंने एक तो वो सारे उन कैंडिडेट्स को अपना फेक बैलेट्स में सपोर्ट नहीं किया गया जो इदारों के खिलाफ बोलते रहे थे। वो हुँ, बिल्कुल हुँ, सपोर्ट नहीं किए गए इसमें, लेकिन 1-2 लोग इसलिए सपोर्ट किए गए कि उनसे फ्यूचर की मैन्यूवरिंग करवानी थी। अगर देखें हुँ, ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करते तो मतलब कैसे ये असेंबली के अंदर एक नई बनाते। अभी आप देखें कि बिलावल ने अपनी शिकस्त लाहौर में बड़ी मान ली, एक लफ्ज़ नहीं बोले वो जब अता तारण हाँ, को उन्होंने हाँ, जिताया। हाँ,
उनको पता हाँ, बिलावल को पता है कि हम कैसे जीत रहे हैं, तो वो बोले ही कुछ नहीं है कि भई बिल्कुल। मेरे साथ इतनी लोग हुँ, हैं, भई एक आदमी रात को जीत के सोए थे, तो सुबह कैसे हार गए? हाँ, तो उनको पता हाँ, था हाँ, कि हाँ, ज़हीर-ए-बात खोकर को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, उनको पता था सारा कि हम यहाँ पे बुरे तरीके से हुँ, हारे हैं, लेकिन ये तो हमें जितवाया जा रहा है कि जी तारा ने बाद में कहा कि मैंने तो इतनी हुँ, खिदमत की असेंबली के अंदर, बोलेगा कौन? हाँ, जब मैं तो उन्होंने ये हाँ, देखा सही कि बात। अल्लाह ताला असेंबली के अंदर बैलेंस कर सकते हैं पीटीआई के जो एक अपना अली मोहम्मद टाइप लोग जाएँगे, तो उनको बैलेंस हाँ, करना था। फिर उन्होंने अत्ता तारड़ को भी सीट दे दी। अच्छा अब ये जो आरओज़ हैं जिनकी ये क्या ये रेवड़ियाँ थी? आप कह रहे हैं कि सीट दे दी, कोई रेवड़ियाँ हैं कि इसको 2 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 6 दे दो, ये क्या तमाशा है जी वैसे? देखिए हद ही है एक वैसे। मैसेज चल रहा है कि एनए 251 पे जब एमक्यूएम को सीट दी गई, तो एमक्यूएम वालों ने एक मैसेज किया कि भाई बस करो ये बलूचिस्तान में है। तो 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 एमए 251 कराची में नहीं है, बलूचिस्तान में है। तो हुँ, एक्चुअली इन्होंने हाँ, इस नए जो एक डिज़ाइन बना उसमें कराची और जो अंदरूनी सिंध उसको औकात में रख दिया। यानी भुट्टो को हुँ, इन्होंने माइनस कर दिया इंटीरियर सिंध तक महदूद कर दिया। अभी आप देखें कि हुँ, भुट्टो ज़िंदा है लेकिन कराची में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। कराची में एमक्यूएम को उन्होंने इतनी पावरफुल बार्गेनिंग पोज़ीशन दे दी 17 हुँ, सीटों के साथ कि वो हाँ, एमक्यूएम उसको अब पीपल्स पार्टी को जिसको कहते हैं ना हर मोड़ पे दिखाएगी अंगूठा कि भाई भागो यहाँ हुँ, से। और अभी वो हुँ, कराची का सारा माँगेगी सारे फंड्स माँगेगी। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने कराची की सूरत-ए-हाल में बड़ा उलझा दिया है। और अब हुँ, इंटीरियर सिंध को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अर्बन सिंध और रूरल सिंध के फ़र्क को बैलेंस करके चले। बस तो फंडिंग हाँ, सारी ठीक। वहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार रहेगी। इसलिए मतलब एक इस नए डिज़ाइन में हर आदमी को अपनी-अपनी पड़ गई है। तो ये पड़ गई। बिल्कुल अच्छा, एक निज़ाम आखिर में मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि अब बनने क्या जा रहा है? क्या मरकज़ में, केपी में, पंजाब में इमरान खान हुकूमत बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे? और अगर बना सकेंगे तो ये निज़ाम जो है वो कैसे चलेगा? मुस्तहकम होगा कि नहीं होगा? और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि इमरान खान से जेल में कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातों का भी सिलसिला हो रहा है। ये सब अफ़वाहें हैं या हकीकत पर मबनी खबरें हैं? जी। देखिए, बिल्कुल नहीं, ये सब अफ़वाहें हैं। ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी बढ़ गई, ये इसलिए बढ़ गई कि कोई इमरान से मिल ना ले। हाँ, नौबत तो हुँ, ये है कि जो जज बशीर साहब हैं, वो भी समात मुलतवी करके तो कहीं चले गए। तो जब हाँ, समातें मुलतवी हो गई, राब्ता काट दिया गया, तो कोई राब्ता क्यों करेगा? और हाँ, इस वक़्त जो कह रहे हैं ना कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए, जो हमारे इदारे भी कह रहे हैं मैंडेट को तस्लीम करें, तो उनको भी चाहिए था कि मैंडेट को तस्लीम करें और हाथ हुँ, होला रखें इमरान खान पर और जो कुछ अगर 12 में ज़मानतें हो गई हैं, तो उन 12 में तो छोड़ें, बाकियों में बाद में पकड़ते रहें। तो जो हाँ, मतलब इस इट मीन्स के कोई रिलैक्सेशन नहीं है इस निज़ाम में पीटीआई के बारे में। अब हम आ जाते हैं कि निज़ाम हुँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं हुँ, शुरू हुँ, दिन से कह रहा हूँ कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम कायम किया गया है जिसकी सीटों पे, कुर्सियों के नीचे बम फिट हैं। मतलब ऑलरेडी हुँ, ऐसे माइन्स बिछा दी गई हैं कि ये चल ही ना सके कि देखें 17 पे एमक्यूएम है, 3 पे 2 पे जेयूआई है। उसके बाद हाँ, 70 अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो 72 जो है वो एनए में नून है। इस वक़्त 1/4 सीटें 266 में से 1/4 सीटों पे नून लीग कह रही है कि हम हुकूमत फ्रेम करेंगे, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी। तो ऐसी हुँ, जमहूरियत का फटे मुँह है जिसमें 25 20 26% सीटें लेने वाला क्लेम कर दे कि मैं लार्जेस्ट पार्टी हूँ, मेरा राइट है। हाँ, अच्छा इस हाँ। निज़ाम में एक और खूबी ये है कि सदर ने नॉमिनेट करना है, उसने कहना है कि आप हुँ। अपना आगे हुकूमत हाँ, बनाएँ आगे। कौन मतलब लार्जेस्ट पार्टी 88 में भी ऐसे ही हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो हुँ, अगरचे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी असेंबली के अंदर, लेकिन हुँ, उनको इस बेस पे कहा गया था कि उनकी सिंगल लार्जेस्ट में इस मानों में कह रहा हूँ कि वो अक्सरियती पार्टी नहीं थी, लेकिन हुँ, लार्जेस्ट थी। उनको फिर नॉमिनेशन के लिए कह दिया गया था कि आप पीएम हम आपको नॉमिनेट करते हैं, आप पावर शो करें। तो इस वक़्त हुँ, भी सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब उनके पास ये इख्तियार है कि अगर मेरे ख़्याल में मैं अगर मुझसे आप पूछें कि पीटीआई के हुँ, कैंडिडेट्स को किसमें जाना चाहिए, अव्वल तो उनको अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। ठीक। पीटीआई करके कुछ भी पार्टी एक नई पार्टी बना हुँ, लें और जब वो कोई उनको बल्ला मिल जाए तो उसमें चले जाएँ, वो बल्ला क्लेम कर के नई पार्टी बने। अच्छा हाँ, इसकी ठीक। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जब तक नहीं होती तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर सारी बाइंडिंग्स नई पार्टी की नहीं बनती हैं, तो इनको ये चाहिए कि ये फौरी तौर पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जमात-ए-इस्लामी में चले जाएँ। क्योंकि हुँ, देखें, हुँ, जमात-ए-इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ग्रज्ड है, क्योंकि जो हुँ, वारदात सिंध में हुई है, वो उनकी सीटों पर भी हुई है और वो एक बहुत ऐसी ज़्यादा। पार्टी भी है जो सीट में पावर रखती है और वो इनको सपोर्ट भी कर रही है और उसने इनके जो फॉर्म 45 है डिफेंस, बहुत से हलकों पे उन्होंने भी किया है।
तो उसमें चले जाएँ और वहाँ जाके ये अपनी बाकी सीटें-सूटें लेके, तो ज़ाहिर है थोड़ी-सी सीटें स्पेशल पे उनको भी देना पड़ेंगी क्योंकि पार्टी जो उनकी है। तो ये एक मतलब हाँ, मुस्तहकम गवर्नमेंट पंजाब में फ्रेम कर सकते हैं। इनके पास एक स्ट्रीट पावर जमात-ए-इस्लामी के कवर में भी आ जाएगी क्योंकि उसपे तो ये टेररिस्टों का पर्चा नहीं लगा सकते ना। हाँ, क्योंकि हाँ, वो भी किसी ज़माने में तो वो भी बहुत ज़्यादा कुर्बतों में रहे हैं, तो उन पे वो वाले एलिगेशंस भी नहीं लग सकते जो ये पीटीआई पे एकदम थोप देंगे। और हाँ, बाकी 1-2 जमातें ऐसी जो डर के भाग सकती हैं, तो जमात-ए-इस्लामी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो नहीं भागेंगे। तो ये मेरी हुँ। ज़ाती सी राय है। ठीक है, लेकिन तो लेकिन सूरत-ए-हाल तो फिर यही बन रही है ना कि अभी तक कोई यकीन से बात नहीं की जा सकती कि आखिरी जो ऑप्शन है वो क्या होगा? क्योंकि अभी भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी तब्दील हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल देखें आखिरी ऑप्शन जो है ना वो तो इदारों के पास है कि ये वहाँ हल्फ उठाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। देखें हुँ, अगर आपको कोई घर से निकलने से रोक दे तो आप क्या करेंगे? जैसे जो इमरान खान के वकील थे उनको रोक दिया, वो पेश ही नहीं हो सके और जज साहब जो हैं वो फैसला सुना के लंदन पधार गए। हाँ, 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 तो इस हाँ। किस्म की सूरत-ए-हाल अभी होगी। ये ना तो आप अज़्यूम कर अभी लें कि होगी। जो मैंडेट मिल गए हैं वो ये ईस्ट पाकिस्तान से भी ज़्यादा कोई खतरनाक निज़ाम चल रहा है। ये मैंने आपको बताया ना कि ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ब्यूरोक्रेसी का कुछ हिस्सा था जो चाहता था कि पाकिस्तान अलग हो जाए, हमें ऐवें वहाँ जाना पड़ता है, कभी यहाँ आना पड़ता है। हाँ, तो ये हाँ। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जिन्होंने बंगालियों को बदनाम भी किया था, 2 टके का बंगाली तो फलाना इस तरह के जुमले हुँ, भी बोले गए थे। तो ये मतलब एक इस वक़्त एक ऐसा सिस्टम पूरा बना हुआ है जो ये समझ रहा है जिसने ये बनाने की कोशिश की निज़ाम के पीटीआई वाले को बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आखिर केपीके के लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। अब आप देखेंगे हाँ, सबसे ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड और सबसे ज़्यादा एमिकेबल लोग केपीके के हैं, जो और हर मेहनती, निज़ाम में जाके बहुत सेट हो मेहनती। जाते हैं। जैसे पंजाब में भी सेट हो गए, कराची में भी सेट हो गए, बलूचिस्तान में भी सेट हो गए। हुँ, तो बहुत हार्ड केपीके वर्किंग के लोग हैं, लोग वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा और वो बिज़नेस माइंडेड भी हैं, वो इकोनॉमी को बेहतर तौर पर रन भी कर सकते हैं, जो अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, वो मुल्क की इकोनॉमी को भी रन कर सकते हैं। इसहाक डार जैसे बिल्कुल, लोग तो सिर्फ डॉलर के साथ इकोनॉमी को एडजस्ट करके तो जो भी करना है वो कर सकते हैं ना। तो इसलिए हाँ, मतलब मैं मुल्क में एक बहुत बड़ा मुआशी, सियासी, समाजी और इखलाकी बहरान देख रहा हूँ। इखलाकी बहरान इस पैटर्न में है कि इसकी जड़ में अखलाकियात का जनाज़ा है। ये जो ओहो! इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो रहा है, इसकी जड़ में अखलाकियात के सारे जितने भी अखलाकी हैं, वो बुत सारे वो पाश बुत कह रहा हूँ सारे अक़दार पाश-पाश हो गई हैं। तो एक ऐसे निज़ाम में जिसमें हमने अखलाकियात का जनाज़ा निकाला, हमने रूल्स तोड़े, हमने रेगुलेशंस को तोड़ा, हमने हाथ-पाँव बाँध के तो किसी को कर दिया और फाफी जैसे इदारा जिसने रिसर्च भी की, वो भी दबा कुचला हुआ है, उसने भी एक मरी-मरी सी रिपोर्ट दी है कि जी हाँ, जाने हाँ, नहीं दिया, इंक्वायरी करा लो। सर इंक्वायरी हाँ, करा लो, तुम करा लो इंक्वायरी, तुम करो, फाफिन का काम है ना इंक्वायरी करे, इतने फंड हाँ, ले रहे हैं करें ना वहाँ से, करें। पैसे खर्च कर रहे हाँ, हैं, तो एक फेक रिपोर्ट देने हाँ, से बेहतर था कि फाफिन अपना चूड़ियाँ पहनते और घर जाके सो जाते। तो घर जाके मेरी सो नज़र जाते, में सही बात है। निज़ाम में हुँ, ऑलरेडी माइन्स फिट हैं, बारूद फिट है। देखिए ना 72-77 पे नून है, 51-2 पे पीपल्स पार्टी है, 17-18 17 पे है, अभी कोई बलूचिस्तान की सीट भी एमकेएम को दे दें तो 52-53 वो तो अपना हुँ, 19-20 हो जाएगी। हाँ, कोई पता नहीं। तो क्योंकि इसकी बनावट में जिसको कहते हैं ना बुनत में खराबी है, तो वो बनावट में हुँ, खराबी है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अब कुतुब मीनार तो नहीं है कि चल जाएगा, पी ईफिल टावर तो नहीं है कि अगर थोड़ा-सा टेढ़ा नज़र आए तब भी चल चल जाएगा। जाएगा, कभी भी, आगे तो सही टूट बात। जाएगा। हाँ, हाँ, वो कहते हैं ना मेरी तामीर में मुज़मर थी सूरत खराबी की, यही आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा सुहेब भाई और जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।